दोस्तों नमस्कार। हम टूटेजा ट्यूटोरियल्स का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन जीएस भारतीय सामान्य ज्ञान फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कोप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हाल ही में शर्म अल शेख मिस्र, ठीक है, मिस्र में हुआ था, सही है। पिछला कोप 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। कोप का पूर्ण रूप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये सही है। कोप का पूर्ण रूप कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ये गलत है। यानी कि ए बी सी, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज आप ये याद रखना दोस्तों, कोप 28 ये कहाँ हुआ है आपका, यूएई में हुआ है, ठीक। और कोप 29 जो है ये आपका कहाँ होने वाला है, अजरबैजान में होने वाला है, ठीक। तो कोप 28 को याद रखना, इस साल 2023 में हुआ था, पिछले साल, ठीक। और कोप 29 अजरबैजान में होने वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा होता है, ठीक, सही है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी सही है। भारतीय कोयले में राख की मात्रा ज्यादा देखी गई है, ठीक है। ऐश हमारे यहाँ ज्यादा होता है, ठीक। तो तीनों स्टूडेंट मेरे को सही लग रहे हैं, देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप जानते हैं कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट जो है सबसे घटिया कोयला होता है, और एंथ्रेसाइट जो है वो अच्छी क्वालिटी कोयला होता है, जो जम्मू कश्मीर साइड पाया जाता है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमन इस प्रकार पाया जाता है। दक्षता की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इन टर्म्स ऑफ इफिशिएंसी। सीएफसी जो है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सीएफसी जो है ये बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। गलत कथन पहचानिए। यूट्रोफिकेशन ताजे जल निकायों में देखी जाने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। आप जान रहे हैं बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स रहते हैं ना, उर्वरक, ये सब भी नदी में डाले जाते हैं, तो वो क्या है, उससे जो पौधे रहते हैं जल में वो बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करते हैं, है ना। देखेंगे मिनरल्स क्योंकि वाटर में मिल जाते हैं, तो ये जो है प्रोसेस जो है यूट्रोफिकेशन कहलाती है, ठीक। दूसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से देखा जाता है, ये भी सही है, ठीक। जैसे कि जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें बहुत सारी सल्फर ये सब गैसें निकलती है ना, तो इसमें देखेंगे ग्रीन हाउस जो है प्राकृतिक रूप से भी होता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन प्राणियों को हानि पहुंचाता है, ये तो एकदम गलत बात बोल दिया है। ओजोन ही तो रक्षा करता है ना। ओजोन परत नहीं रहेगा तो एकदम सूर्य किरणें एकदम तेजी से आएगी और फिर त्वचा कैंसर ये सारी चीजें बढ़ जाएगी, ठीक। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं। यस, हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन है तो वहाँ पास एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ सारे बहुत सारे वन जो है वो नष्ट हो चुके हैं, ठीक। मानव शरीर में विद्यमान कार्बन की कुल प्रतिशतता है, ठीक है, कितने परसेंट जो है कार्बन ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है ये आपको बताना है। 18 से 19% है ना, 18.5 जो है लगभग ये पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है हमारे यहाँ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन लगभग 65% पाया जाता है। फिर उसका फिर आपका कार्बन पाया जाता है 18.5%, ठीक। विटामिन जो कि हार्मोन व विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में कार्य करता है वह है, ठीक है। रेटिनल जो है ये हार्मोन और विजुअल पिगमेंट है ना, जब हम देखते हैं तो प्रकाश में क्या है, हमारा आंख जो उस चीज को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है ना, और हम ये दुनिया में चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये जो चीज़ है रेटिनल, ये आपका विजुअल पिगमेंट और एक हार्मोन दोनों के रूप में काम करता है। सुमेलित कीजिए, हार्मोन्स दिया है और इधर उसका फंक्शन देखिए। एड्रिनल, एड्रिनल क्या होता है, क्रोध, भय, खतरा, है ना। 0.8 सेकेंड एक्टिवेट हो जाता है ना, ठीक। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन वुमेन से पाई जाएगी, स्त्रियों में। इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरोमोन, गंध से आकर्षित करना, ठीक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, 1, है ना। 1, 3, 4, 2 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित की उपस्थिति कारण मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड जो है वो लाल रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए जो है ह्यूमन ब्लड का रंग लाल होता है। सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं, ठीक। एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
नीचे दी गई सूची में कौन सी मिश्र धातुएं हैं? स्टेनलेस स्टील, कार्बन मिला के बनाया जाता है, ठीक। पीतल, कॉपर और जिंक को मिला के बनाते हैं, ठीक। प्लेटिनम अपने आप में एक धातु है, ये नहीं है। 24 कैरेट सोना, यस डेफिनेटली है ये, ठीक। तो 1, 2 और 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। खाद्य संरक्षण के लिए जिन गैसों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, फूड प्रिजर्व करने के लिए कौन सी गैसों को हम यूज कर सकते हैं? देखिए, ऑक्सीजन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, है ना, ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो हमको ऑक्सीजन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। हमको इसमें ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है, नॉन रिएक्टिव गैसेस का यूज करना है, जिससे कम से कम एक्टिविटी हो, रिएक्शन कम से कम हो, ठीक है, तभी प्रिजर्व रह सके फूड, ठीक। तो नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं हम, आर्गन अक्रिय गैस है, और हाइड्रोजन सल्फाइड इसको यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन जिसमें उसको काट देते हैं, ठीक। डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑर्गन और नाइट्रोजन, इसका यूज हम फूड प्रिजर्वेशन में कर सकते हैं। प्रयुक्त रसायनों द्वारा रजत और स्वर्ण को अलग करने के लिए प्रयुक्त एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? एक्वा रेजिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, है ना, इन दोनों का मिक्सचर होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका HNO3 और HCl, और ये हमेशा 1:3 के अनुपात में रहता है ना, 1:3 के अनुपात में रहता है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधतः ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो कौन से टाइप का शराब पीने से अंधतः हो जाती है ब्लाइंडनेस? मेथिल अल्कोहल, ठीक है। आप न्यूज़पेपर में कई बार पढ़े होंगे, बिहार आदि राज्यों में, हमारे राज्य में भी, है ना, मेथिल अल्कोहल को पी लेते हैं हम लोग, तो फिर उनको परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है, इरिवर्सिबल, है ना, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, ठीक। निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? कोबाल्ट होता है, निकिल भी होता है, चांदी नहीं होता, पीतल भी नहीं होता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा, ठीक है, देखिए यहाँ पास कोई बॉडी है, कोई भी चीज, अब इसको हम गिराएंगे तो शुरू में इसके पास क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था ना। अब नीचे जब वो फॉल होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसकी एनर्जी तो है वो तो सेम ही रहेगी, है ना, वो चेंज नहीं होगी, बस एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है ना। पोटेंशियल एनर्जी हमारा स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, है ना, बाकी ऊर्जा जो है कुल ऊर्जा उसकी वही रहेगी। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सदाबहार क्रांति, है ना, MS स्वामीनाथन, जान रहे हैं आप, काफी फेमस है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना, MSP की अनुशंसा कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। भारत में उपयोग की जाने वाली मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई की 4 अवधारणा M1, M2, M3 एंड M4 में से डाकघर की बचत जो है ये किस में शामिल होता है? M2 और M4 में ना डाकघर की बचत जो है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग, उसको शामिल किया जाता है, ठीक है। M1 एंड M2 ये क्या है आपका? नैरो मनी कहलाता है, ठीक। और M3 और M4 क्या कहलाता है आपका? ब्रॉड मनी कहलाता है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक। और M2 और M4 में क्या ऐड होता है? डाकघर की बचत, ये इसमें शामिल होता है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग शामिल रहता है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में कंपोनेंट्स कौन 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 से हैं फॉरेक्स रिजर्व के? देखिए, विदेशी मुद्रा संपत्ति, फॉरेन करेंसी असेट, सोना गोल्ड, स्पेशल ड्राइविंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, और IMF में रिजर्व मुद्रा कोष, ये सभी जो हैं हमारे फॉरेक्स रिजर्व में आते हैं, ठीक। हमारा 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? ठीक। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, यस इट इज। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, ठीक है। लैंगिक बजट करना, जेंडर बजट बनाना, यस इट इज। लैंगिक भेदभाव करके हम कैसे वुमन एम्पावरमेंट कर सकते हैं ना, ये गलत हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन से सही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी एक वर्ष के दौरान देश के भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्यों का जोड़ जो है वो GDP MP होता है, ठीक, मार्केट प्राइस, सही है। यदि किसी देश की GDP बढ़ रही है तो परिणाम स्वरूप कल्याण में उसके अनुसार वृद्धि आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक। अगर GDP बढ़ रही है तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, सही है ये। नॉमिनल GDP
से रियल जीडीपी का अनुपात जीडीपी अवस्फीतिक डिफ्लेटर कहलाता है। यस इट इज। आप जानते हैं नॉमिनल जीडीपी जो रहता है वो करंट प्राइस है ना, वर्तमान कीमतों का उपयोग करके उत्पादन को मापता है, जबकि वास्तविक जीडीपी जो है रियल जीडीपी है ना, स्थिर कीमतों का उपयोग करके उत्पादन को नापता है। ठीक, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी का अनुपात जीडीपी अवस्फीतिक कहलाता है। ये उल्टा लिख दिया है, गलत हो जाएगा है ना। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है ना। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है जी? आप इसमें ले लीजिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा आपका, है ना। तो हमारा ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। दृष्टि बाधित व्यक्तियों को नोटों के मूल्य की पहचान करने में मदद के लिए आरबीआई द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मनी ऐप लॉन्च किया गया है। ग्रीन फील्ड निवेश क्या है? देखिए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जहां अभी कुछ भी नहीं बना है, एकदम सब कुछ नए सिरे से बनाया जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक रूप जहां एक मूल कंपनी नई परिचालन सुविधाओं का निर्माण करके किसी विदेशी देश में एक नया उद्यम शुरू करती है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग ग्रीन फील्ड। मतलब देखिए अभी लैंड है वहां पास कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, सब कुछ एकदम नए सिरे से स्टार्ट किया जाएगा, वो हो जाएगा आपका ग्रीन फील्ड, है ना। और निवेश के टर्म में बोला गया है तो फिर वो क्या है, किसी विदेशी देश में हम नया उद्यम शुरू करने जा रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे, लैंड लेंगे, है ना, और सारा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो आपका ग्रीन फील्ड निवेश कहलाता है। किस पंचवर्षीय योजना में तेज, टिकाऊ और समावेशी विकास, ठीक है, फास्ट एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ, है ना, ये बात किसमें बोला गया था? 12th 5 ईयर प्लान में, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपका कब से कब तक चला है जी? ये 2012 से 2017 तक, ठीक है। लेकिन नीति आयोग नया आ गया था तो इसको खत्म कर दिया गया, है ना। तो इसको याद रखेंगे, तेज, टिकाऊ और समावेशी विकास पर जोर 12वीं पंचवर्षीय योजना पे दिया गया है, और इसका टाइम कब है? 2012 से 2017, ठीक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की आवृत्ति है, मतलब ये हर महीने जारी किए जाते हैं, आप जान रहे हैं, है ना, वही पूछना चाह रहा है आपसे। आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस, कैपिटल फॉर्मेशन, साइज ऑफ मार्केट, ये भी है आपका, सभी है। इसी पे हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है, ठीक। अगर मान लीजिए किसी भी देश में या राज्य में मिनरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, कैपिटल का फॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी आबादी है, कंजप्शन बहुत अच्छे से हो रहा है, तो फिर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। यह पर्वत क्षेत्र भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में डीफू दर्रे तक फैला है। इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक। दक्षिण पूर्व से, ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व ऐसे करके फैला हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू, नामचा बरवा, नामचा बरवा का नाम जैसे आपने देखा, आपको क्या याद आएगा? अरुणाचल हिमालय, ठीक। मोलेसिस बेसिन के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? मिजोरम जो है ये मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। सुमेलित कीजिए भौतिक विशेषताएं और विवरण। देखिए अनाईमुडी, अनाईमुडी क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स किसमें है जी? पूर्वी घाट में है, ठीक है। और अरावली पहाड़ियाँ क्या हैं? प्रायद्वीप के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। पश्चिमी आपका इधर राजस्थान एरिया ले लीजिए तो उधर आपका अरावली पर्वत पड़ता है, ठीक। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा देखते हैं। एक 1C जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई? देखिए नियमित जनगणना बोलेगा तो आपको 1881 लेना है, 1881 में लॉर्ड रिपन, ठीक है। और पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में, ठीक। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में स्टार्ट किया गया। उसके बाद फिर 1881 से इसे नियमित, मतलब कि हर 10 साल में जनगणना होगी, ये वाली बात जो है लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 में स्टार्ट हुआ है, ठीक। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य हैं? यह सबसे नया भौगोलिक प्रभाग है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। देखिए इट इज़ द यंगेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, गलत है।
ये तो पुराना है, ओल्ड है, ठीक। इट इज इंटायरली फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक्स, नॉट इट इज फॉर्म्ड बाय इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इट इज नोन फॉर रिसॉइडल हिल्स, ठीक है। अवशिष्ट पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, यस। यह भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रभाग है। इट इज़ लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, सही है। तो हमारा कौन कौन सा आसमान सही हो जाएगा, 3 और 4 जो है ये सही हो जाएंगे, है ना। ये नया नहीं है, पुराना है। नया तो आपका हिमालय एरिया आता है, ठीक है। और किससे बना है, इग्नियस रॉक, ये सबसे बना है आपका, ठीक, क्रिस्टैलिन, है ना, उनसे बना है। सेडिमेंट से नहीं बना है ये, ठीक। तो 3 और 4 आंसर हो जाएगा इसका। भारत का सबसे प्राचीन स्थल खंड है प्रायद्वीप पठार, अभी जस्ट हमने पढ़ा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा पर्वतीय दर्रा सही स्थिति संबंधित नहीं है। चिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, अघीरदल्ला लद्दाख में है, ठीक है। उत्तराखंड में तो माना, नीति, ये सब आता है। डिफेर दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है, ठीक। अघिल को याद रखेंगे, ये लद्दाख पे है। निम्न में से कौन सी दी गई पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम उम्र से लेकर सबसे पुरानी तक निर्माण आयु का सही क्रम है, मतलब आपको यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट बताना है, ठीक। तो देखिए हिमालय जो है सबसे यंग में बना है, तो ए या बी में से हो सकता है, सी और डी को काट दीजिए, ठीक। डेक्कन ट्रैप सबसे पुराना है, तो डेक्कन ट्रैप सबसे लास्ट में, ठीक है। डेक्कन ट्रैप के बाद वेस्टर्न घाट, फिर आपका विंध्यन आ जाएगा, और हिमालय जो है सबसे यंग है। तो हमारा ए जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, हिमालय, विंध्यन, पश्चिमी घाट और डेक्कन, ठीक। तो इसको याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसून में रुकावट के लिए जिम्मेदार है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक्स इन द मानसून। देखिए बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं, आए दिन जान रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। द्वितीय विषुवतीय गर्त का अनियमित व्यवहार, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होता है ना, ये भी इसको प्रभावित करता है। तिब्बती पठार का अपर्याप्त ताप, है ना, तिब्बती पठार आप जान रहे हैं जो साइबेरिया ठंडी हवाएं हैं उसको रोकती है, तो इससे मानसून कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम उष्णकटिबंधीय जेट की दक्षिणी शाखा का उत्तरी शाखा भारत में पुनः स्थापित होना, यस इट इज, ठीक। जेट स्ट्रीम चलते रहता है ना, और मानसून की उत्पत्ति कारण इसको भी माना जाता है, ठीक। तो ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका हमारा कौन सा आंसर हो जाए, देखिए तिब्बत वाला कुछ असर नहीं होता, तो 3 जिसमें नहीं है उसको काट देते हैं, ठीक। और ये विषुवतीय गर्त वाला जो है लो प्रेशर क्रिएट करता है, ये भी है आपका फैक्टर में, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। गोदावरी नदी के संबंध में असत्य कथन। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, सही है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये सब इसकी सहायक नदी, यस इट इज। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती, गलत है, ये डेल्टा बनाती है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। किस विकल्प में दिए गए दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित है। नॉर्थ टू साउथ आपको जमाना है। देखिए थाल घाट, थाल घाट कहाँ पड़ता है आपका, नासिक और मुंबई के बीच, ठीक। फिर आपका भोर घाट है, ये पुणे और मुंबई को कनेक्ट करता है। पाल घाट, पाल घाट केरल और तमिलनाडु कनेक्ट करता है, ठीक। तो इसका सीक्वेंस आपका थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता के आधार पर राज्यों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक। घटते क्रम मतलब क्या, डिसेंडिंग, ठीक, सबसे ज़्यादा फिर कम। तो केरल है, फिर त्रिपुरा, गोवा और मिजोरम। केरल में जान रहे हैं साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है ना, तो महिला साक्षरता दर केरल में ज़्यादा है, याद रखेंगे। फिर त्रिपुरा है सेकेंड नंबर पे, फिर गोवा है छोटा राज्य, मिजोरम। संपत्ति का अधिकार को भाग 3 से हटाकर किस पार्ट के किस चैप्टर में ऐड किया गया है। देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, फिर इसे क्या है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन करके अनुच्छेद 301 में एक लीगल राइट बना दिया गया था, और ये हमारा भाग 12 के चैप्टर 4 में है। भारतीय संविधान के किस अध्याय में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसका उल्लेख है। डीपीएसपी में हम जान रहे हैं, ठीक है।
डीपीएसपी में आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दक्षिण अफ्रीका से नहीं ली गई है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया गया है। संविधान संशोधन, यस इट इज। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये किससे लिया गया है जी? जापान से लिया गया है। ठीक। केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है नहीं लिया गया है, तो 3 और 4 जो है नहीं लिया गया है। संविधान संशोधन जा रहा है आर्टिकल 368, याद रखेंगे इसको। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है। 1985 दल बदल विरोधी कानून 18 मार्च 1985 को लागू हुआ। यस। किसी निर्वाचित सदस्य को अयोग्य ठहराने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यस। राजनीतिक दल में विभाजन होने पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाता है? नहीं, ये नहीं होता है। जब कोई सांसद, मंत्री या आपका एमएलए है ना, वो अगर अपना दल बदलता है, एक दल जिस दल से चुनाव लड़ा था अगर वो किसी दूसरे दल में शामिल होता है, तब ये नियम लागू होता है ना। ऐसे राजनीतिक विभाजन में नहीं होता है ना। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, अब उसमें 1/3 सदस्य मिलकर कोई नया पार्टी बना दे, तो फिर दल बदल जो नियम कानून है ये लागू नहीं होगा। ठीक, तो हमारा 4th स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है ये सही स्टेटमेंट है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है, जिसका तात्पर्य है कि वह विधायिका, लेजिस्लेटिव द्वारा पारित कानून को, लॉज जितने भी बनाए हैं, और एग्जीक्यूटिव द्वारा जारी किए आदेश को असंवैधानिक घोषित कर, यदि वे संविधान किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं, तो क्या कर सकते हैं? उसका न्यायिक समीक्षा करके हम उसे रद्द कर सकते हैं, है ना। ये क्या है? आपका जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? भारत के कैग का कार्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 से 141 में वर्णित है, गलत है। 148 टू 151 आर्टिकल में वर्णित है। ठीक। भारत का कैग लोकपाल का वैधानिक लेखा परीक्षक होता है। कैग ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लोकपाल, यस इट इज, ये सही है। भारत के कैग के रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा चर्चा की जाती है, सही है। 1971 में भारत के कैग को लेखांकन कार्यों से मुक्त कर दिया था, ये गलत है दोस्तों। 1976 में मुक्त किया गया था। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है? तो 1 और आपका 4 जो है सही नहीं है। ठीक। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कितने समय के लिए पद पर रहता है? 6 साल या फिर 65 वर्ष? ठीक है, दोनों में से जो भी हो इसके लिए रखा जाता है। बजट के साथ संसद में निम्नलिखित से कौन सा विधेयकों का सेट प्रस्तुत किया जाता है? फिनेंस बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल, है ना। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी सुशासन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की विशेषता है? जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, तो यस इट इज। रूढ़िवाद नहीं होनी चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और उसमें इंटीग्रिटी होना चाहिए, है ना। माइक्रो मैनेजमेंट ये सब उसका गुण नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा? 1, 4 और 5, 1, 4, 5 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का हिस्सा है? पार्ट, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जानते हैं संविधान के 22 भाग हैं, तो इन 22 भागों में कौन कौन सी चीजें शामिल है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक, ये भाग कौन से हैं? भाग 11 में है। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, भाग 12 में आता है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, भाग 13 में आता है। ठीक। मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है। ठीक, तो चारों जो है भारत के संविधान का हिस्सा है, यानी कि 1, 2, 3, 4 हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, यस इट इज। इस भाग में अनुच्छेद 220 से 224 तक शामिल है, ये गलत है दोस्तों। ये जो भाग है 10 है, ये अनुच्छेद 244, 244 ए इसमें शामिल है। ठीक। यह भाग
असम में कुछ आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर स्वायत्त राज्य गठन से संबंधित है, ये सही है। आप जानते हैं 6वीं अनुसूची में राज्यों जो हैं असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्यों में 6वीं अनुसूची लागू है और वहाँ फिर स्वायत्त जिला घोषित किया गया है। ठीक, तो ये सही है आपका। असम भी भारतीय संविधान की अनुसूची 5वीं में आता है, गलत है। असम जो है संविधान के 6वीं अनुसूची में आता है। ठीक, तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 3 जो है ये सही हो जाएगा। सुरक्षा के लिए राजस्व का मराठा दावा कहलाता था। देखिए, चौथ जो है ना, ये कर था और उस जमीन पे लगाते थे जिन पर मराठा वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे। ठीक, और सरदेशमुखी भूमि राजस्व का एक रूप था जिसे मराठा आक्रमण से बचने के लिए उन्हें भुगतान किया जाता था। ठीक, तो चौथ जो है जिस पे दावा करते थे वो आ जाएगा आपका। भारत की निम्नलिखित रियासतें अपनी सुधारवादी नीतियों के लिए जानी जाती थी। त्रावणकोर और बड़ौदा जो है ये अपने सुधारवादी नीतियों के लिए जानी जाती थी। 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त जी ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखी है। मैच द कॉलम कीजिए। अल मसूदी, अल मसूदी 10वीं शताब्दी में आया था। फाहयान 5वीं शताब्दी में। हेनसांग 7वीं शताब्दी हर्ष के टाइम। और इब्न बतूता 1333 जान रहे हैं, है ना, 14वीं शताब्दी के आसपास आया था। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद कब किया गया था? इसे लॉन्च 1948 में, है ना। नहीं मिलेंगे बोल रहे थे, जान रहे हो, निजाम राज्य उधर था। तो 1948 में सरदार पटेल तो सब जो है ऑपरेशन पोलो चला देते हैं उधर, है ना, और फिर भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाता है। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बेसल कन्वेंशन 1992। देखिए, बेसल कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड में। ठीक, किससे रिलेटेड है? कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। ठीक है, हानिकारक जो अपशिष्ट हैं उसको एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो उसके डिस्पोजल को कंट्रोल करना है। ठीक, ये अच्छे क्वेश्चन है। रोटरडम कन्वेंशन, रोटरडम कहाँ है आपका? नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक, तो ये किससे रिलेटेड है? जो हानिकारक केमिकल्स हैं उसका व्यापार करेंगे तो उसको कंट्रोल करता है ये। ठीक, तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा। ठीक, और मिनीमाता जान रहे हैं, मिनामाटा जो है जापान में, है ना, मरकरी से रिलेटेड है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन चिर स्थायी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषक। देखिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वे मतलब जो जिसका जो लाइफ टाइम है वो बहुत साल तक रहता है वो पर्यावरण में। ठीक है, बहुत जल्दी से डीके नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता। ठीक, तो ऐसी चीज़ों को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बोला जाता है। ठीक, तो डी हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? देखते हैं, ए का 2, बी का 3, ये आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा।